Hello everyone, welcome to SDSH publication. So today we are having Anil Jaiswal sir with us. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सर कि आपकी बुक हमारी पब्लिकेशन के साथ में पब्लिश हो चुकी है एंड अब Amazon और भी बहुत सारे एप्स पर लाइव है. सो हाउ आर यू फीलिंग सर? मैं बड़ा हर्षित और पुलकित हूँ। ये मेरी किताब लॉन्च हुई है। ये मेरी 6th बुक है, पर मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे घर में बेटा या बेटी पैदा हुए हैं। आई फीलिंग लाइक दैट। और हाँ जी, आगे जी सर. सर ये बताइए, सबसे पहले तो हमें अपनी बुक के बारे में कुछ बताइए. ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पहाड़ी राज्य है। हिंदुस्तान, इंडिया में उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बिल्कुल. और बड़ा प्रकृति है, मतलब इतने खूबसूरत ढंग से भगवान ने इस हिमाचल प्रदेश को बनाया है कि देखने वाला चकित रह जाएगा। तो उसी मैंने क्या किया, हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 जिले। हर जिले से कुछ एक जो स्पेशलिटी है हर जिले की, जो मेरे नॉलेज में थी, वो ली और उनको एक पोइट्री की शेप दे दी। हर जिले की हर जिले पे 1 या 2 पॉइंट हैं इसमें। हो सकता है मुझसे छूट भी गया हो कुछ, पर जितना मेरे को ज्ञान था और थोड़ा इंटरनेट मिला, वो मैंने पोइट्री की शेप दे दी उसको। अमेजिंग सर. सर आपकी बुक ये एक तरह से देखा जाए तो काफी अलग है और जिस तरह से आपने नेचर को, प्रकृति को मतलब इतना ज्यादा प्यार से उसमें समझाया है, दिस शोज कि आपको कहीं ना कहीं शायद ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद होगी. उसी से रिलेटेड आपने लिखा है, तो अपने विचार बताइए. ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको क्या लगता है? सफर करना हमारे लिए कितना अच्छा है? ट्रेवल मतलब जो एक्चुअल एजुकेशन या शिक्षा है, वो आप उस जगह पे जाएं, उसको अपनी आईज से प्राइमा फेसी ऑब्जर्व करें, वो कुछ अलग तरह की एजुकेशन होती है। इसलिए अगर किसी को प्रॉपर शिक्षा लेनी है हिमाचल के बारे में, तो वो उस जगह पे जाए, वहां रहे, उसको ऑब्जर्व करे, तो उसको मैगजीन में पढ़ने के अलावा वहां जाकर जो देखेंगे वो एक अलग ही तरह का चार्म है। आपको भी लगेगा कि जो बुक में पढ़ा है ये कुछ भी नहीं है, वहाँ 1000 टाइम बेटर है अगर आप जाकर उस जगह को देखोगे तो। बिल्कुल सर. जैसे प्रकृति का हर एक अंश हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, तो उस तरह से आपके लिए पहाड़ों से क्या सीख हमें मिलती है? पहाड़ों से ये होता है, सेल्फलेस होते हैं, वो देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं। और दूसरा, हमें पानी वहां से मिलता है, नदियां वहां से मिलती हैं, फ्रूट्स वगैरह वहां से मिलते हैं। फिर पहाड़ एक हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं कि देखो, हम हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं, हमें ट्रैकिंग करने में प्रेरित करते हैं। तो पहाड़ों का तुम अगर ये धरती बिल्कुल समतल होती तो इसका कोई चार्म नहीं होता उतना। ये जो एडिशन है, पहाड़, जंगल, फ्रूट, नदियां, झरने, ये सब उसको स्वर्ग की तरह बनाते हैं। मेरा ख्याल है जहाँ भगवान रहता है स्वर्ग में, वो बिल्कुल हिमाचल की तरह ही होगा। ये हम रहने वाले नहीं है भगवान, लेकिन जो ऊपर उसने अपनी सृष्टि स्वर्ग बनाया है, वो इसी तरह होगा जैसे हिमाचल। अमेजिंग सर, दैट्स रियली अमेजिंग. सर आपने ये लिखने की जर्नी आखिर शुरू कैसे करी? उस जर्नी को थोड़ा सा बताइए. मैं हर साल कुछ पिछले 5-6 साल से 1 या 2 किताबें निकालता हूँ। अमेजिंग सर. हाँ, तो इस साल मैंने को ऑथर तो मैं कई किताबों में रहा, पर जो अपनी एक्सक्लूसिव सोलो बुक है वो मैंने यही निकाली। बैठा हुआ था एक दिन, मैं सोच रहा था, मुझे लगा यार हम इतने दिनों से लिख रहे हैं, 6 किताबें आ चुकी हैं, कोई 100 किताबों का मैं को ऑथर हूँ, कोई 5000 पॉइंट्स है मेरे पास, 30-35 कहानियां हैं, सीरीज लिखी है मैंने, 8-10 नाटक भी हैं, छोटे छोटे स्किट्स जो इनको बोलते हैं। तो मैंने बोला यार हमने हिमाचल पे तो कुछ किया ही नहीं। फिर माइंड में आया, तो फिर वो था उसने और ज्यादा बढ़ाया। फिर मैंने हिमाचल पे सोचना शुरू किया क्या लिखते। फिर मुझे लगा यार क्यों ना हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक 2-3 पोएट्री की जाए। बुक फिर आगे इसका टाइटल क्या होगा, तो ये टाइटल भी कुछ प्रकृति पर संचित। तो इन सब से असेंबल करके फिर मुझे लगा हिमाचल पे ही काम करना। अमेजिंग सर. तो सर ये आपके लिखने की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपने फर्स्ट टाइम कलम कैसे उठाई? तो मैं कोई
15-20 साल से लिख रहा हूँ। पर शुरुआत मैंने की, मेरे हम सब दोस्त लोग बैठते थे तो मेरे कुछ एक दोस्त लिखते थे ना, अखबारों में वो आता है ना, कैप्शन दो गिव कैप्शन कॉन्टेस्ट, ट्रिब्यून में भी आता है वो जी। तो वो कैप्शन देना शुरू किया। तो मेरा मुझे लगता है यार मैं भी दूं, पर आई वाज ऑन अ पुअर साइड ऑफ लिटिल बिट इंग्लिश। तो धीरे धीरे वो किया, कैप्शन कॉन्टेस्ट मैंने कुछ एक जीते भी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ मैं धर्मशाला रहता था, वहां से शिफ्ट हो गया, मैं यहाँ गगरेट आ गया। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गगरेट के रहने वाले। ओके सर। तो फिर मुझे लगा कि मैं फ्री हूँ। फिर मैंने लेटर टू एडिटर लिखना शुरू किया, ट्रिब्यून के एडिटर, दिव्य हिमाचल के जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन है, रीडर डाइजेस्ट, इंडिया टुडे, इनके एडिटर्स को लिखना शुरू किया। तो वो लेटर सारे तो नहीं छपते थे, पर काफी छपने लगे। मतलब हर महीने में 2-4 लेटर आने लग पड़े छप के पब्लिक। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने लगा क्यों ना इस पे। फिर मैंने धीरे धीरे वो लेटर्स बंद करके पोएट्री, कुछ एफएम पे भी मैंने कुछ एक कॉन्टेस्ट जीते हैं, पोइटिकल कॉन्टेस्ट, जैसे गिव ए स्लोगन, राइट डाउन ए स्लोगन, वो कॉन्टेस्ट भी मैंने जीता है, राइट डाउन टू स्लोगन। फिर वहां से निकल के धीरे धीरे फिर पोइट्री की तरफ आए। पहले तो मैं पोइट्री लिखता रहा, काफी हो गई, लेकिन मैं ये नहीं सोचा। फिर मेरे को किसी ने, मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि तुम लिखते रहते हो, इसको छपवा दो। फिर इधर को कोट करके, योर कोट करके भी एक वेबसाइट, शायद वेबसाइट है, ऐप है शायद योर कोट, उसमें भी मेरा छपता रहा। फिर मैंने धीरे उसको एक पब्लिशर ढूंढना शुरू किया, फिर वो पब्लिश मिला, तो फिर वहाँ किताब छपी। पहली इंद्रधनुष है उसका नाम, सेकंड वाज सबरंग, थर्ड वाज जिंदगी सतरंगी, फोर्थ वाज मानवता नहीं हारेगी, फिफ्थ वाज आई एम टेलिंग यू, जिंदगी शिवालिक की सरसराहट, फिफ्थ वाज, एंड सेकंड इज नो फ्रॉम यू पीपल, आप लोगों से प्रकृति पर संचित। जी, अमेजिंग सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में जिंदगी का क्या मतलब है? मैडम जिंदगी तो मैं ये बोलता हूँ, जितने आपने जीना है ना उसको भरपूर जियो। एक लंबी जिंदगी कर लेके क्या करनी, पर जितना आपने जीना है 20 साल, 25 साल, 30 या 50, वो भरपूर होनी चाहिए। मतलब आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया, कुछ छूट गया मेरे से। बाद में व्हेन यू क्रॉस सर्टेन एज आपको लगता है यार वो किया होता अच्छा, वो क्या। लेकिन ये है कि आपके पास आ रहा है, यू एंजॉय इट, थॉरली एंजॉय इट। बिल्कुल, अमेजिंग सर। ओके सर मुझे बताइए कि आप, मतलब हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो ऐसे सारे लम्हों में आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मैडम स्ट्रेंथ है तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि बंदा डटे रहे, लगे रहे बस। बिल्कुल। वो कभी ना कभी उस जो सीलिंग है ना आपकी, उसको तोड़ देगा किसी दिन। पर रहेगा कि ही शुड नॉट गिव अप, हारना नहीं है, लगे रहो बस अपने ऑब्जेक्टिव की तरह, चाहे स्पीड धीरे है कुछ भी है, पर लगे रहो। एंड में वो खुद स्पीड पकड़ेगी और फिर आप बाहर निकलोगे। ग्रेट सर। और सर आपको क्या लगता है आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस है कि मैं लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। आई थॉट कि जैसे मैं हूँ वैसे बाकी सब में है जी। और दुनिया स्मार्ट है। बिल्कुल। ओके सर। सर ये बताइए आपके लिए जो इंसान है या ह्यूमन बीइंग है वो असल में क्या है? मतलब आपके हिसाब से क्या है? मेरा तो माना जाए ना, मैं प्रकृति को भगवान मानता हूँ और प्रकृति को सबसे बड़ी माँ मानता हूँ। तो इंसान जो है प्रकृति से निकला हुआ है। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखें तो धीरे धीरे पहले इंसान कैसे होता था, कई बार तस्वीरें देखी, इंसान की पूंछ भी होती थी पीछे, यही कुछ। और एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में मॉडिफाई हो के आज के इंसान की तरफ आ गया। अब आगे से 50 या 200-300 साल बाद पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो चलिए, अभी हमारे टाइम ये नहीं होते थे लैपटॉप,
मोबाइल स्मार्टफोन ये नहीं होते थे। तो अब जब से स्मार्टफोन या लैपटॉप हो गए तो हमारा सारा काम, फिंगर ज्यादा काम करती हैं, आईज ज्यादा काम करती हैं, बिल्कुल। तो इसका भी इम्पैक्ट होगा और हमारी बॉडी में 1000 ईयर 2000 बाद कोई चेंज आएगा जो आज के मानव जैसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होगा, आई थिंक सो। बिल्कुल सर। जी। सर मुझे ये बताइए कि जैसे हम बात कर रहे थे प्रकृति की और आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो भगवान है, इंसान है, जो भी है, सब वही है। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मेंटल सेटिस्फेक्शन। अमेजिंग। जी। जब आप शांत हो जाता है दिमाग आपका, हाँ। कूल हो जाता है, तो आप स्पिरिचुअलिटी पे आ गए हो, उससे ऊपर फिर कुछ नहीं है। दैट्स ग्रेट सर। यस, बिल्कुल। तो क्या आप किसी पर्टिकुलर भगवान या ऐसे कुछ मानते हैं या फिर आप प्रकृति को ही मानते हैं? मैं तो प्रकृति को ही मानता हूँ। प्रकृति या नेचर या कुदरत जो है, इससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। ये देखो, ये हमें पैदा करती है, फिर हमें पालती भी है, कभी जो भी हमें हमारी डे टू डे नीड्स हैं वो इससे पैदा होती है। इवन कपड़ा लत्ता तक भी इससे आता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है इंसान के पास जो उसने खुद बनाया है। इज ऑल फ्रॉम नेचर, कुदरत या नेचर या प्रकृति से ये सब कुछ। यस सर। इंसान बहुत स्मार्ट होता है, वो प्रकृति को आउट क्लास करने की कोशिश जरूर कर रहा है, पर मेरे को लगता है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है इस बार। बिल्कुल। अगर वो प्रकृति से छेड़खानी करना नहीं छोड़ेगा, हाँ, तो इंसान, ये प्रकृति तो जाएगी, इंसान भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जी सर, जैसे हम आज के ही टाइम में देख रहे हैं तो पहले तो कितना हरी भरी एक तरह से अर्थ थी हमारी, और आज देखें तो हमने पेड़ पौधे या जंगल सब कम कर दिए हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से पोल्यूशन और जिस तरह का वातावरण है वो तो हम सभी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी। तो इन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें खुद पे ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है जो इंसान इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। आज हम बातें तो करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो एक्शन में अब भी बहुत कम है। ऐसा है कि हम सब लोग ग्रीड से भर गए हैं बस। जो इंसान, ये सब लोग, हम सब लोग सोचते हैं कि जितना मर्जी जितनी जल्दी हासिल कर लिया जाए। बिल्कुल। मुझे बापू की एक कोट याद आती है, महात्मा गांधी कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज सफिशिएंट फॉर वन्स नीड्स बट नॉट फॉर वन्स ग्रीड्स। बिल्कुल। बापू ने बोला था कि आपकी जरूरतों के लिए तो सब कुछ है इस कुदरत में, लेकिन अगर लालची हो जाओगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं वो 40 में ही गॉन। अब अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं सामने। बिल्कुल सर। तो सर क्या आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे तरीके बताना चाहेंगे जिससे कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसा कर सकें जिससे हम प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाएं? मतलब ये तो हर किसी को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। बिल्कुल। उसको, किसी को लगता है कि प्रकृति से कोई छेड़खानी कर रहा है तो दूसरा बंदा आउट करेगी, ये मत करो भाई, ये हमारे शरीर का हिस्सा है। और दूसरा, बच्चों को, बच्चे जो है, हम जब बड़े हो जाते हैं तो अब तो हमारा सुधरना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बच्चों को बचपन से ही इस तरफ ले जाया जाए। कुछ सब्जेक्ट्स हैं, अगर बच्चों से पूछो तो सब्जेक्ट 10 है, पर नेचर पे कुछ नहीं है, कुदरत पे कुछ नहीं है। तो बच्चों को अगर शुरू से मोल्ड करके कुदरत प्रकृति की तरफ लगाया जाए तो वी कैन सी हेल्दी एनवायरनमेंट इन फ्यूचर। तो बच्चे लगे उसमें, एजुकेशन सिस्टम सारा का सारा प्रकृति भी टॉप प्रायोरिटी। हम पढ़ाते हैं, बच्चे इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएगा, साइंस पढ़ाएं, पर प्रकृति के बारे में कोई नहीं पढ़ा। प्रकृति शुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट। बिल्कुल, दैट शुड बी इस कंट्री। बिल्कुल सर, अमेजिंग। जी सर, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बात करते हैं, अभी जैसे हम प्रकृति की ही बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में भी ना जानते हुए भी हम बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं
प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को इतना अवेयर रखें कि हमें पता हो कि हम दिन भर में जो छोटे-मोटे भी काम कर रहे हैं, उनसे भी हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैडम, एजुकेशन इज द ओनली वे जहाँ से आप जी, प्रकृति को बचा सकते हो, सबको गाइड करके। और दूसरा बिल्कुल। ये है कि लॉ जो है ना, लॉ भी ऐसे हुँ, होने हुँ। चाहिए। अव्वल तो सब ठीक करें, अगर गलत करे तो ही शुड बी पेनलाइज्ड, उसको बख्शा ना जाए। हाँ, और ऐसी ऐसा पनिशमेंट होगी वो बाकी रेस्ट ऑफ द फ्लॉक के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए कि अगर हमारे इसके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी कल को ऐसा होगा। बिल्कुल। पर ऐसा करते नहीं है क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा ऐसे ही है। हाँ, तो फिर वो हर कोई मैनिपुलेट कर लेता है अपने फायदे की। बिल्कुल सर। जी। ओके सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपकी लाइफ के कोई भी अब तक के 3 ऐसे इंसिडेंट्स जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा लाइफ में सिखाया है और जिन लर्निंग को आप कभी भी नहीं भूल पाएँगे? हाँ बिल्कुल मैम, ऐसा है मैडम कि एक तो मैं मेरी जो है मेरी डिग्री नहीं है, मैं प्री इंजीनियरिंग में छोड़ गया था। प्री इंजीनियरिंग करके मैंने छोड़ दिया था। तो हुँ, ये है कि वन शुड नॉट लीव, लगा हाँ, रहे वो एक दिन कुछ ना कुछ हो जाए। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कभी भी हुँ, समय जो सबसे उपयुक्त है, समय सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। वेस्ट नहीं, एक सेकंड भी नहीं गवाना चाहिए, हाँ, जिससे आपको टाइम की वैल्यू पता लगेगी और उसके हुँ, सदुपयोग के फायदे और गलत उपयोग के नुकसान भी समझ आएंगे। तीसरा ये है मैडम, हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है एक्सरसाइज जरूर। हम स्कूलों में पढ़ते थे तो एक्सरसाइज करवाते थे। अभी कुछ ऐसा आ गया कि असेंबली में कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, बच्चे जाते हैं सीधा अपना बैग उठाते हैं और क्लास में चले। एवरी डे वन शुड हैव वन अबाउट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। एंड एक मोटिवेशनल भी होना चाहिए, जी मोटिवेशनल सर। स्पीकर भी होना चाहिए। कम से कम वंस इन ए वीक तो जरूरी है, सैटरडे को कर हाँ, दो, पर मोटिवेशनल स्पीकर जरूर होना चाहिए। क्योंकि वो अमेज़िंग सर। आपको नेगेटिविटीज और पॉजिटिव के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे। हुँ, और हुँ। आप धीरे धीरे अगर हर वीकली मोटिवेशनल स्पीकर आते रहे तो ऐसा होगा कि आपकी पॉजिटिविटी तो स्ट्रांग कर देंगे और नेगेटिविटी निकल जाएगी। और नेगेटिविटी निकल गई तो यू आर ए वेरी गुड पर्सन। बिल्कुल। अमेजिंग सर। सर मैं आपसे अब यही जानना चाहूँगी कि क्या आपके पास हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज है जो आप उनको देना चाहेंगे? मैं पर्टिकुलरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं, नहीं सर, नॉर्मल ऐसे ही, आपका जो भी तो मैसेज हो टू आवर ऑडियंस। मैसेज ये है कि आप सच्चाई पे चलें, ईमानदारी से रहें, ठीक काम करें, कायदे कानून नियम अनुसार करें, कभी भी लॉ को जंप करने की कोशिश ना करें। क्योंकि उस टाइम तो आपको फायदा आएगा बट लेटर ऑन आपका भी नुकसान होगा और कई हाँ, औरों का भी नुकसान हो जाए। तो वन शुड बी सिंसियर टुवर्ड्स लॉ। ग्रेट सर। ओके। अम, सर आपका एक्सपीरियंस हमारी पब्लिकेशन के साथ में कैसा रहा एंड क्या आपके पास में कोई सजेशन है हमारे लिए सो दैट हम हमारी सर्विसेज को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ? वैसे आपकी पब्लिकेशन बहुत अच्छी है। दिव्या मैडम ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। पहले की पब्लिकेशन मैं करवाता हूँ लेकिन दे वांट होल ऑफ द मनी इन एडवांस। यस। इसी वजह से बहुत से लोग पब्लिश नहीं करवाते हैं कि पैसा मर ना जाए। पर हाँ। यहाँ मैम ने कोऑपरेट किया, 1000 लिया मेरे से पहले। हुँ, मैं फिर 1000 नहीं 999 लिया पहले, और 1000 पहले या 999 बाद में लिया। हुँ, तो हुँ। वो भी उस टाइम लिया जब वो सारा प्रोसेस हो चुका था। तो इट्स आपकी लगता है कि आप काफी क्रेडिबल लोग हो, ईमानदार हो और सच्चे हो और पूरी शिद्दत से पब्लिकेशन कर रहे हो। आई होप यू शुड बिकम वन डे ए बेस्ट पब्लिशर इन इंडिया। थैंक यू सो मच सर। इट्स रियली आई मीन बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू सर। स्प्रेड गुडनेस, ओके स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू। ओके, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।